मुकदमात के ज़रिए टैक्स से बचने की कोशिश करते हैं। इन केसेस की कमज़ोर पैरवी की वजह से हुकूमती महासिल तवील अरसे तक इल्तवा का शिकार रहते हैं। मौजूदा हुकूमत की कामयाब हिकमत अमली की वजह से इस साल FBI ने कामयाब लिटिगेशन के ज़रिए 78.4 अरब रुपए के महासिल वसूल कर लिए हैं। इस अहम कामयाबी पर मैं कानूनी टीम और मुअज़्ज़ज़ अदलिया का तहे दिल से मशकूर हूँ। इसके अलावा अदालतों में ADR से मुतल्लिक एक मुकदमे को नेगोशिएटेड सेटलमेंट के ज़रिए हल किया गया, जिससे कौमी ख़जाने को 77 अरब हासिल हुए। अब मैं जनाब स्पीकर आता हूँ एनर्जी रिफॉर्म्स की तरफ। जनाब स्पीकर, मुआशी तरक्की के लिए पावर सेक्टर के शोबे की अहमियत मुसल्लमा है। हमने मुआशी तरक्की के हसूल और मुल्की सनत के लिए बिजली की अहमियत के पेश नज़र सनती शोबे के लिए बिजली की कीमत में 31% से ज़ायद कमी की है, जबकि 1 करोड़ 80 लाख मुस्तहक और प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए बिजली की कीमत में कमी 50% से भी ज़ायद है। हमने IPPs के साथ मुआहिदों पर नज़रसानी की है, जिसके नतीजे में 3000 अरब रुपए से ज़्यादा की बचत होगी। इस तरीक़ाकार पर अमल करके हम माहौल के लिए नुकसानदेह 3000 मेगावाट गुंजाइश से ज़ायद फर्नेस ऑयल पावर प्लांट्स को बंद करने में कामयाब हुए। हमें एहसास है कि मुस्तकिल बुनियादों पर बेहतरी लाने के लिए पावर सेक्टर में गहरी और बुनियादी इस्लाहात लाना ज़रूरी है। हमने आगे बढ़ते हुए फैसलाबाद, गुजरांवाला और इस्लामाबाद की 3 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों की निजकारी का तकरीबन आधा अमल मुकम्मल कर लिया है और इनकी निजकारी के तमाम ज़रूरी लवाजमात पूरे कर लिए गए हैं। हमने बिजली की तरसील के इदारे NTDC को मौसर बनाने के लिए इसकी तंजीमें 9 की है और इसे 3 नई कंपनियों में तकसीम कर दिया है। ये कंपनियां मुस्तकबिल के प्रोजेक्ट की मनसूबाबंदी और उन पर अमल दरामद की जिम्मेदार होंगी, ताकि बिजली के तरसीली नज़म में रुकावटें दूर की जा सकें। इन इदारों को चलाने के लिए आलमी मयार के अफराद तैनात किए जाएंगे। जनाब स्पीकर, मुझे ये बताते हुए खुशी महसूस हो रही है कि अब बिजली की तकसीमकार कंपनियों का इंतज़ाम प्रोफेशनल बोर्ड्स के सपुर्द है। हमने इन बोर्ड्स में सियासी मुदाखलत को ख़त्म कर दिया है। प्रोफेशनल बोर्ड्स के आने से इन कंपनियों ने सिर्फ 9 महीनों में अपने नुकसानात में 140 अरब रुपए की कमी की है। इंशाअल्लाह हमारा अज़्म है कि अगले 5 सालों में कंपनियों के इन नुकसानात को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया जाएगा। बिजली के शोबे में कम्पेटिटिव और आज़ाद मार्केट के क़याम के लिए कानून साजी और ज़वाबत को हतमी शक्ल दे दी गई है और अगले 3 माह में इस पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार तवानाई बचत के असूलों पर मबनी बिल्डिंग कोड्स मंजूर किए गए हैं और वफाकी और सूबाई इदारों को इन ज़वाबत पर मुकम्मल अमल दरामद की हिदायत की गई है, ताकि मुस्तक़बिल में बनने वाली तमाम तामीरात तवानाई के एतबार से मौसर और फ़ाल हों। हुकूमत ने सस्ती बिजली के हसूल के लिए जामे मनसूबाबंदी कर ली है, जिससे आने वाले दिनों में सस्ती बिजली का हसूल मुमकिन होगा। इस मनसूबे के तहत अब तक 4000 अरब रुपए से ज़ायद की बचत की है और 9000 मेगावाट गुंजाइश के महंगे बिजली घर, जिन्हें नेशनल ग्रिड में शामिल किया जाना था, तर्क कर दिया गया है। इसके अलावा हमने बिजली की पैदावार के ऐसे तमाम प्लांट्स को बंद कर दिया है जो जेनकोस की शक्ल में सरकारी मलकियत में थे। इन प्लांट्स के फालतू आलात की फ़रोख्त का अमल शुरू हो गया है, ताकि इन इदारों के बायस मुल्की ख़जाना पर 7 अरब रुपए सालाना शज़ायद का बोझ ख़त्म हो सके। जनाब स्पीकर, गुज़श्ता चंद सालों के दौरान हमने पाकिस्तान के तेल और गैस के शोबे में टारगेटेड रिफॉर्म्स की, जिनसे सरमायाकारी में इजाफा और स्ट्रेटेजिक डाइवर्सिफिकेशन बलबोते पर नुमाया तरक्की हुई है। एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन ENP के शोबे में कंपेटिटिव बिड्स में ख़ास तौर पे तुर्क पेट्रोलियम समेत बैनुल अक़वामी कंपनियों की खासी दिलचस्पी रही, जो तवील अरसे के बाद ऑनशोर सेक्टर में काबिल ज़िक्र बैरूनी सरमायाकारी की अलामत है। पाकिस्तान ऑफशोर एक्सप्लोरेशन बिड राउंड 2024 का आगाज़ एक दहाई से ज़्यादा अर्स के बाद अमल में आया, जिससे ऑफशोर सेक्टर में ENP सरगर्मी बहाल हुई, जबकि तेल और गैस की मुतअद्दिद दरियाफ्तों से इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में मदद मिली और एनर्जी सिक्योरिटी में बेहतरी आई। ENP कंपनियों ने मुस्तक़बिल में तेल और गैस की तलाश के लिए 5 अरब अमरीकी डॉलर से ज़्यादा की सरमायाकारी करने के अज़्म का इजहार किया है। पहले से रवां फील्ड्स पर जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए उनकी इस्तेदाद बढ़ाने के मनसूबों पर भी तवज्जो मरकूज़ की गई। पेट्रोलियम पॉलिसी टाइड 2012
टाइट गैस पॉलिसी में तरमीम, बेटर प्राइसिंग समेत मुतअद्दिद पॉलिसी इस्लाहात से कम्पिटिटिवनेस में बेहतरी आई। रिफाइनिंग एंड डाउनस्ट्रीम सेगमेंट में पाकिस्तान रिफाइनिंग पॉलिसी 2023 के ज़रिए मोमेंटम देखने में आया है, जिससे यूरो 5 अपग्रेड्स और इस्तेदाद में तोसी लाने में मुआवनत मिली। फ्यूल प्राइस की डी रेगुलेशन की जानिब इक़दाम का मकसद कंपटीशन और निजी सरमायाकारी को फ़रोग़ देना है। जनाब स्पीकर, रिकोडेक में वाक़े तांबे और सोने की खानें हमारे मुस्तक़बिल का एक अहम असासा है। हुकूमत इस असासे को मुफीद बनाने पर तवज्जो मरकूज़ किए हुए है। इस मंसूबे की फ़िज़िबिलिटी स्टडी जनवरी 2025 में मुकम्मल की गई। कुनी की मुद्दत 37 साल है, जिसके दौरान मुल्क को $75 अरब से ज़ायद के कैश फ्लोज इंशाअल्लाह हासिल होंगे। इस मंसूबे के तहत तामीराती काम में 41,500 मुलाजमतें फराहम होंगी। कम्यूनिटी प्रोग्रामों, मुकामी ख़रीदारी, माहौलियाती सेफगार्ड्स और नुमाया CSR कंट्रीब्यूशंस के ज़रिए नुमाया समाजी और इक़्तिसादी तरक्की का हसूल मुमकिन होगा। इस मंसूबे से $7 अरब के टैक्स और $7.8 अरब की रॉयल्टी मुतवक्के है। बरामदात में आसानी पैदा करने के लिए रिकोडेक्स से पोर्ट कासिम और गवादर तक सड़क और रेल के ज़रिए नकलो हमल के बुनियादी ढांचे की तामीर की जा रही है। जनाब स्पीकर, ये मंसूबा पाकिस्तान के लिए इंशाअल्लाह गेम चेंजर साबित होगा। जनाब स्पीकर, अब मैं टैरिफ रिफॉर्म्स की तरफ आऊँगा। हुकूमत साजगार कारोबारी माहौल पैदा करने, सरमायाकारी की हौसला अफजाई और बरामदात को बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। वज़ारत तिजारत ने कम्पेटिटिव, मुतनव्वे और बरामदात पर मुबनी मुल्क की मईशत के फ़रोग़ के लिए कई अहम इक़दाम किए हैं। हुकूमत माशी तरक्की, कारोबार को सपोर्ट करने और बरामदात को फ़रोग़ देने के वाज़ेह विजन के साथ एक जामे टैरिफ रिफॉर्म्स पैकेज मुतारफ़ करवा रही है, जिसका मकसद मौजूदा टैरिफ को मुनासिब बनाना है ताकि बरामदात को बढ़ाकर मुआशी तरक्की को तेज़ किया जा सके। जनाब स्पीकर, वज़ीर आज़म की हदायत के मुताबिक दर्ज झैल टैरिफ इस्लाहात को नेशनल टैरिफ 2025-30 पॉलिसी का हिस्सा बनाया जा रहा है। नंबर 1, 4 साल में इजाफी कस्टम ड्यूटी ACDs का खात्मा। नंबर 2, 5 साल में रेगुलेटरी ड्यूटीज़ RDs का खात्मा। नंबर 3, कस्टम एक्ट 1969 के 5वें शेड्यूल का 5 सालों में इख्तिताम। नंबर 4, कुल 4 कस्टम ड्यूटी स्लैब्स 0%, 5%, 10% और 15%। और नंबर 5, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टम ड्यूटी की हद 15%। इन टैरिफ इस्लाहात को मरहलावार लागू किया जाएगा ताकि कारोबार किसी खलल के बगैर इस तब्दीली के साथ एडजस्ट कर सके और उनकी राह में आने वाली रुकावटों को कम से कम किया जा सके। मईशत के तकरीबन तमाम शोबे इन इस्लाहात से मुस्तफ़ीद होंगे, जिनमें फार्मास्यूटिकल, IT और टेलीकॉम, टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग वगैरह शामिल हैं। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक इन इस्लाहात के कामयाब नफाज के बाद पाकिस्तान के औसत टैरिफ खित्ते में सबसे कम हो जाएंगे और हम वियतनाम और इंडोनेशिया जैसे ममालिक की सफ़ में शामिल हो जाएंगे। हमें यकीन है कि इन इस्लाहात के मुस्बत नताइज बरामद होंगे और ये मुल्क की इक़्तिसादी तरक्की में अहम किरदार अदा करेंगे। जनाब स्पीकर, मैं अब इम्प्रूवमेंट इन डेट मैनेजमेंट की तरफ जाना चाहता हूँ। पिछली 2 दहाइयों से हमारी मईशत कर्ज़ों में जकड़ी हुई है। मालियाती नज़्म व नस्क को बेहतर बनाने से हमारी मईशत के तनासब से कर्ज़ों के हुजम में कमी आई है। आज से 2 साल कबल हमारी डेट टू GDP रेशो तकरीबन 74% थी, जो कि अब 70% से भी नीचे आ गई है, जिसे हम आगे चलकर इंशाअल्लाह मज़ीद कम करेंगे। इस ज़िमन में हमें अहम कामयाबियाँ मिली हैं। पाकिस्तान के पहले डेट बाय प्रोग्राम के तहत 1000 अरब के कर्ज बाय बैक किए गए। एक फॉल रीफाइनेंसिंग प्रोग्राम के तहत मार्कअप में रिकॉर्ड 850 अरब रुपए से ज़ायद की बचत की गई। कर्ज़ों की एवरेज टाइम टू मैच्योरिटी में 66% इजाफा किया गया, जिससे हमारा रीफाइनेंसिंग रिस्क कम हुआ और मालियाती इस्तेहकाम में इजाफा हुआ। डेट प्रोडक्ट्स को डाइवर्सिफाई किया जा रहा है ताकि इन्वेस्टर बेस को बढ़ाया जा सके। इस सिलसिले में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ज़रिए स्कूप बॉन्ड का इजरा कर दिया गया है, जबकि मज़ीद प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने पर गौर किया जा रहा है। ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस के मुताबिक डेट मैनेजमेंट ऑफिस की रीस्ट्रक्चरिंग की जा रही है।
پہلے پینڈا بانڈ کے اجرا کی تیاری مکمل کر لی گئی ہے، جس کا مقصد دنیا کے سب سے بڑی اور گہری چینی کیپٹل مارکیٹ تک پاکستان کی رسائی کو ممکن بنانا ہے۔ ایس او ای ریفارمز۔ جناب اسپیکر، اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز حکومتی خزانے پر 800 ارب روپے سے زیادہ کا سالانہ بوجھ ڈالتی ہیں۔ سبسڈیز، گرانٹس اور ایکوٹی کی مدد میں دی گئی حکومتی امداد کو شامل کیا جائے تو یہ تخمینہ 1 ٹریلین روپے سالانہ سے تجاوز کر جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایس او ای ریفارمز مالیاتی نظم و ضبط کے لیے انتہائی اہم ہیں۔ حکومت نے ایس او ایز کے حوالے سے کئی اہم اقدامات کیے ہیں۔ ایس او ای ریفارمز کا ایک اہم ستون ان کی مختلف کیٹیگریز میں تقسیم ہے، جس کے ذریعے ان کی مستقبل کی سمت یعنی پرائیویٹائزیشن، ریسٹرکچرنگ یا پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ ماڈل کا تعین کیا جائے۔ کمیٹی کے ذریعے اس کیٹیگرائزیشن کو مکمل کر لیا گیا ہے۔ پرائیویٹائزیشن پہ جناب اسپیکر، عوامی شعبے کی کارکردگی کو بہتر بنانے، مالی بوجھ کو کم کرنے اور سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے لیے حکومت ایک جدید اور متحرک نجکاری حکمت عملی پر عمل پیرا ہے۔ یہ حکمت عملی نان اسینشل سرکاری اداروں کی شفاف اور مؤثر نجکاری پر مرکوز ہے تاکہ مختلف شعبوں بالخصوص توانائی اور مالیاتی شعبے مسابقت، کارکردگی اور نجی سرمایہ کاری کو فروغ دیا جا سکے۔ مالی سال 2025-26 میں ہمارا ہدف ہے کہ ہم پی آئی اے اور روزویلٹ ہوٹل جیسی اہم ٹرانزیکشنز مکمل کریں اور ڈسکوز اینڈ جینکوز جیسی کلیدی احساسوں کو نجکاری کے لیے پالیسی اور ضابطہ جاتی اصلاحات کو آگے بڑھائیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم نجکاری کو صرف ایک مالی اقدام نہیں بلکہ پاکستان کی سرمایہ منڈیوں کو وسعت اور گہرائی دینے کا ایک ذریعہ سمجھتے ہیں۔ منظم پبلک لسٹنگ اور آفرز کے ذریعے ہمارا مقصد یہ ہے کہ سرکاری اثاثوں کو اسٹاک مارکیٹ میں شامل کیا جائے تاکہ مارکیٹ میں شفافیت بڑھے، سرمایہ کاروں کی شرکت ممکن ہو اور عوام کی معیشت میں شمولیت کو فروغ دیا جا سکے۔ I would now want to talk about the right sizing of the federal government. جناب اسپیکر، ہم نے وفاقی حکومت کی ادارہ جاتی تشکیل کو وزیر اعظم صاحب کی ویژن کے مطابق درست، منظم اور جدید بنانے کے اقدام کا آغاز کیا ہے۔ یہ اہم اور بنیادی اصلاحات اس اصول پر مبنی ہے کہ حکومت عوامی سہولیات کی فراہمی کے لیے ٹیکس دہندگان پر کم سے کم بوجھ ڈالے، حکومتی اسٹرکچر میں انوویٹو آئیڈیاز کے لیے سازگار ماحول دستیاب ہو اور حکومتی کاروباری معاملات میں حصہ نہ بنے، بلکہ جو میں بار بار کہتا رہتا ہوں اور وزیر اعظم صاحب بھی یہی کہتے ہیں، the private sector should lead the country۔ اب تک کابینہ نے 10 وزارتوں کی رائٹ سائزنگ کے منصوبوں کی منظوری دے دی ہے جو عمل درآمد کے مرحلے میں ہیں۔ 6 ڈویژنز کو ضم کر کے 3 بنا دی گئی ہیں۔ 45 کمپنیوں اور اداروں کو پرائیویٹائز، ضم یا وائنڈ اپ کیا جا رہا ہے۔ تقریباً 40,000 ویکنٹ پوزیشنز کو ختم کر دیا گیا ہے۔ اگلی 10 وزارتوں کے لیے رائٹ سائزنگ کی سفارشات کو حتمی شکل دی جا چکی ہے، جبکہ مزید 8 وزارتوں کے حوالے سے تجاویز زیر غور ہے۔ پینشن ریفارمز۔ جناب اسپیکر، پینشن ریٹائرڈ ملازمین کا بنیادی حق ہے۔ پچھلی کچھ دہائیوں میں پینشن سکیم میں ایگزیکٹو آرڈرز کے ذریعے تبدیلیاں کی گئیں، جس کی وجہ سے سرکاری خزانے پر بوجھ پڑا۔ پینشن سکیم کو درست کرنے اور سرکاری خزانے پر بوجھ کو کم کرنے کے لیے حکومت نے پینشن سکیم میں اصلاحات کی ہیں، جیسے قبل از وقت ریٹائرمنٹ کی حوصلہ شکنی، پینشن اضافہ کنزیومر پرائس انڈیکس سے منسلک، شریک حیات کے انتقال کے بعد فیملی پینشن کی مدت 10 سال تک محدود، 1 سے زائد پینشنز کا خاتمہ، ریٹائرمنٹ کے بعد دوبارہ ملازمت کی صورت میں پینشن یا تنخواہ میں سے کسی ایک کا انتخاب۔ اب میں ان اہم موضوعات کا احاطہ کرنا چاہتا ہوں جناب اسپیکر جو کہ قومی اہمیت کے حامل ہیں۔ پہلے کلائمیٹ چینج۔ جناب اسپیکر، ماحولیاتی تبدیلی پاکستان کے لیے ایگزسٹینشل تھریٹ ہے۔ یہ ہماری بقا کا مسئلہ ہے۔ پاکستان ماحولیاتی تبدیلی سے سب سے زیادہ متاثرہ ملک میں شامل ہے۔ ماحولیاتی تبدیلی کے منفی اثرات کا سدباب حکومت کی اہم ترجیحات میں سے ایک ہے۔ ماحولیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے بیش بہا وسائل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی لیے حکومت نے گزشتہ 16 ماہ میں کلائمیٹ فائنانس پر خصوصی توجہ دی ہے اور اس سلسلے میں نمایاں کامیابیاں بھی حاصل ہوئی ہیں۔ ورلڈ بینک اور آئی ایف سی سے کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک کے تحت پاکستان کو اگلے 10 سال میں $40 ارب کے وسائل مہیا کریں گے۔ ماحولیاتی تبدیلی سے نمٹنا اس فریم ورک کی اہم ترجیح ہے۔ اسی طرح 1 سال کی انت تک محنت کے بعد
IMF نے پاکستان کو $1.4 ارب کی ریزیلینس اینڈ سسٹینیبلٹی فیسلٹی فراہم